नमस्कार, मैं हूँ आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सबका। लेक्चर देखने के पहले आप सब से दरख्वास्त है कि लेक्चर देखने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। जो नए छात्र हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं, उन वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे। नोटिफ़िकेशन ऑन रहेगा तो आपको सारी लेक्चर्स की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री की लेक्चर्स कई सारी देख रखी हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है। पहला अंग्रेज़ों का भारत में इनफैक्ट यूरोपियंस का भारत में आगमन और उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेज़ों का बंगाल में कैसे प्रसार होता है और उसके बाद हमने संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ों के प्रसार से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जिसमें हम मराठा से संबंधित, एंग्लो मराठा, आंग्ल मराठा संघर्ष, मैसूर संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, इन सारे चीजों को हमने कवर किया है थर्ड चैप्टर में जो तीन पार्ट में उसकी लेक्चर आई है। आशा है कि आप सभी हमारे लेक्चर्स को बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं और देंगे आगे भी। और इसके साथ ही आज आज जो है बारी है आधुनिक भारत की अगली चैप्टर की। जैसे कि अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 एडी में कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, कंपनी स्थापित की जाती है, उनको स्पेशल प्रिविलेज रॉयल चार्टर द्वारा उनको 15 साल के लिए जो है स्पेशल एक अधिकार मिलता है जिसमें उनकी मोनोपोली होती है व्यापार के ऊपर पूर्वी एशिया में और खासतौर पे भारत में। तो हमने देखा कि कैसे समय के साथ लगभग 150 साल, एक 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 तक ये पूर्णतः एक व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहां से बुलियन लेकर के आते हैं, बुलियन इन द सेंस बुलियन कहा जाता था सोना चांदी को। तो वो अपने यहाँ से बुलियन लेकर के आते थे और यहाँ से तैयार माल खरीद करके ले जाते थे और यूरोप के बाजारों में बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। अब यहाँ से 1600 ईस्वी से 1757 के बीच का जो यह इनका रूप है, स्वरूप है, वो एक व्यापारी के रूप में, एक व्यापारिक संघ के रूप में है, जिनमें अब प्रश्न है कि ये बुलियन इतनी छोटी सी देश है, इनके पास इतना सोना चांदी कहाँ से आ रहा है? तो ये इन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अमेरिका इनका कॉलोनी है और अमेरिका से ये सोना चांदी भरपूर मात्रा में लेके आते हैं। वहां से इनको बुलियंस मिल रहे हैं बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में, और वहां से वो बुलियन कहाँ आता है? भारत आता है और भारत से ये तैयार माल लेके जाते हैं। ये भारत में लाकर कुछ नहीं बेचते इस वक़्त, क्योंकि भारत में ये बेचेंगे क्या? ऑलरेडी भारत में सारी चीज़ें मिल रही हैं। इनफैक्ट भारतीय वस्तुओं का डिमांड पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा है, जिनमें सबसे प्रमुख मसाले, सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र, मलमल के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत की चीज़ें डिमांड में हैं पश्चिमी देशों में, खासतौर पे पश्चिमी यूरोप में। तो अब ये व्यापारी के रूप में कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 1757 के बाद से परिस्थितियां बदल जाएंगी। 1757 के बाद से परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि ये भारत के शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेंगे। और जब भारत के शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेंगे, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के पश्चात और बक्सर के युद्ध के पश्चात पूर्णतः यह भारत में एक अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करेंगे। तो उसके बाद से अब ये वहां से बुलियन लाना बंद कर देंगे और यहीं से होने वाली आय जो राजस्व के रूप में आय हुई थी, भू राजस्व के रूप में, वहां उन्हीं से अब ये अपना विस्तार करना शुरू करेंगे, अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी कई सारी पॉलिसीज को बदलेंगे, कई सारी नीतियों को बदलेंगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में जो अगला जो चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, उसमें हम यही देखने जा रहे हैं कि अंग्रेजों के शासन से संपूर्ण भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा अंग्रेजी शासन का, जो 1757 के बाद से दिखता है। तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो संबंधित है आर्थिक प्रभाव से, जब उन आर्थिक प्रभाव से जो अंग्रेजों के शासन से उत्पन्न होता है भारत में। तो सॉरी, तो अब उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है। देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा हुआ था? किसने शुरुआत करी? कौन ये इसके शुरू करने वाले लोगों में से रहे हैं? तो पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, थर्ड है थॉमस मुनरो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आंसर चाहिए किस चीज से रिलेटेड? क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है वन ओनली, सिर्फ एक है। अब बी है केवल एक और तीन, सी है केवल दो और तीन, और डी है एक दो तीन, और ई है इन उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें चुनना है। तो सबसे पहले हमें रैयतवाड़ी व्यवस्था समझना होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या और इनको शुरू करने वाले लोगों में से कौन थे। तो चलिए हम अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों को समझते हैं पहले, और अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों को समझने के बाद वापस से इन प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भू राजस्व नीतियां क्या रही हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने शुरुआती दिनों में, टॉपिक का नाम है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। देखिए जी, अंग्रेजों ने शुरुआती चरण में जब भारत पर उन्होंने अपनी शासन करनी आरंभ की, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत करी और उन्हीं भू राजस्व नीतियों को लागू रहने दिया, थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो मुगलों के समय से चला आ रहा था। लेकिन अंग्रेजों के मन में यह बार बार चीजें उठ रही थी कि हम अधिकतर मुनाफा, क्योंकि ये व्यापारी और व्यापारियों का एक ही लक्ष्य होता है, वह अधिकतम मुनाफा, वो चाहे व्यापार के रूप में हो या शासक के रूप में हो, वो भारत से मुनाफा ही कमाना चाहते थे, मुनाफा ही उनका लक्ष्य था। तो भू राजस्व से भी, भूमि से भी अधिकतम मुनाफा कैसे बनाई जाए, कैसे जनरेट की जाए, ये भी उनके लक्ष्यों में से एक सबसे बड़ा लक्ष्य था। तो अब इन्होंने कई सारी भू राजस्व नीतियों को लागू किया जिससे ये अधिकतम मुनाफा कमा सकते थे। इनमें तीन प्रमुख ये भू राजस्व नीतियां, चूंकि हम देखिए जी, हम बहुत डिटेल में इस वक्त जाने के हालात में नहीं है, क्योंकि अभी हम एग्जामिनेशन को देख रहे हैं कि जो हमारे सामने एग्जाम है 69वीं, उसको हमें टारगेट करना है। तो हम बहुत डिटेल में ना जाकर के हम ओवरव्यू देते जा रहे हैं। बहुत डिटेल में जाने का जब समय आएगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे, जब एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी इससे रिलेटेड संबंधित, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रयास है कि जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है और वो तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा रहे हैं और ऐसा लेक्चर ढूंढ रहे हैं जहां पे लीक से हट के क्वेश्चन मिल रहा हो। देखिए जी, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतिहास से संबंधित और पॉलिटी से संबंधित, और हर तरह की वीडियोस आती रहती हैं। और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत हजारों हजार टीचर्स जो इस वक्त बीपीएससी और पीसीएस और यूपीएससी के तो कई टॉप क्लास के टीचर्स हैं, पीसीएस के कई सारे टीचर्स इस वक्त ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे। लेकिन मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस की, वो बाकियों से एकदम अलग हटके है। बदलते हुए पैटर्न के साथ हम ला रहे हैं क्वेश्चंस, जिसमें कुछ ट्रेंडी क्वेश्चंस भी हैं जो बीपीएससी में पूछी जाती रही हैं, और कुछ बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमने बदलाव किया है, जो कॉन्सेप्ट आधारित है, फैक्ट आधारित नहीं है। क्योंकि अब बीपीएससी अपने आप को फैक्ट आधारित प्रश्नों से बदल अब बदल रहा है, अपने आप को थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से अपने आप में बदलाव कर रहा है। तो अब थोड़ा बहुत उसमें यूपीएससी वाली झलक दिखती है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इनमें से करेक्ट, इनमें से नॉट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग में कौन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन मैच सही है। तो ये जो है बदलता हुआ पैटर्न दिख रहा है, और क्वेश्चन का लेवल भी, स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। हो सकता है 69वीं में और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाए। 68वीं का पेपर दे करके बच्चे आ रहे थे तो बोले थे कि अरे भाई ये तो एकदम बवाल क्वेश्चन है, क्या कर दिया आप बीपीएससी, है ना। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, जो पिछले पैटर्न से पढ़ाई कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि चलो जी हम फलाने पब्लिकेशन का बुक रट के चले जाएंगे, हम वन लाइनर पढ़ के चले जाएंगे, हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उनमें कईयों का रिजल्ट नहीं हुआ। तो अब उनमें हम क्या करेंगे, अब बदलते हुए चीजों के अनुसार से हम चीजों को अपने आप को ढालेंगे। तो हमने कोशिश की है,
लेवल ऑफ बीपीएससी आपके लिए यही कोशिश कर रहा है कि हम बदलते हुए पैटर्न के अनुसार से आपको ढालें और एग्जामिनेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड कर दें कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस अब थोड़ा सा इनमें हम भू राजस्व नीतियों को समझ लें कि अंग्रेजों की कौन सी भू राजस्व नीतियां रही हैं। अंग्रेजों ने अलग अलग समय में 3 तरह की भू राजस्व नीतियों को लागू किया है जो प्रमुख है। सीधे हम नाम पर आते हैं और फिर इसमें इसके काम भी देखेंगे। पहली जो भू राजस्व नीति है उसको कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्ती। इस्तमरारी बंदोबस्ती, इसी को हम लोग कहते हैं जमींदारी बंदोबस्ती। जमींदारी बंदोबस्ती, नाम से स्पष्ट हो गया होगा कौन है इसमें, जमींदार है। इसी को हम कहते हैं जागीरदारी बंदोबस्ती। जागीरदारी बंदोबस्ती, और फिर इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो है स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट बंदोबस्ती। तो इसको इंग्लिश में एक शब्द दिया गया, वो है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। चलिए जी, एक ये भू राजस्व नीति जो है अंग्रेजों द्वारा पहली बार यही भू राजस्व नीति लागू की गई और उसी क्षेत्र में जहां पे इन्होंने सबसे पहले अपना शासन करना आरंभ किया, और वो है बंगाल का क्षेत्र। तो इसे कहां लागू किया गया, क्षेत्र कौन सा था, क्षेत्र था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस तथा गाजीपुर। इसके अलावे उत्तरी कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र थे, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र। और ये कुल ब्रिटिश भारत का, टोटल जितने एरिया पे ब्रिटिशों ने कब्जा किया भारत के, कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 19% था ये। कितने प्रतिशत में, प्रतिशत में, क्षेत्र प्रतिशत कितना रहा, क्षेत्र प्रतिशत, ये सब क्षेत्र प्रतिशत क्या रहा, टोटल ब्रिटिश भारत का कितना, 19%। ठीक है। इसे लागू करने वाला कौन था, इसे लागू करने वाला कौन था, ये देखे जरा सा। ये उस वक्त गवर्नर बन के, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए थे, इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये साहब थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने इसे लागू किया। कब लागू किया, कब लागू किया, तो इसे 1790 में अस्थायी रूप से लागू किया गया और 1793 में अस्थायी रूप से। तो अब 1700, सीधे पूछा अगर प्रश्न कि भाई अस्थायी बंदोबस्ती या इस्तमरारी बंदोबस्ती कब लागू किया गया, तो सीधे 1793 हो गया। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ दे, स्पेसिफिक करके पूछ दे कि अस्थायी रूप से कब लागू किया गया, तब 1790 होगा। क्योंकि जब तक कोई भी नीति का निर्माण जब किया जाता था, कोई नई नीति का निर्माण किया जाता था, खासतौर पे जो भू राजस्व नीतियां हैं या राजस्व की कोई नीति है, उसमें तब तक उसको परमानेंट लागू नहीं किया जा सकता था जब तक कि लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस पर मोहर न लगा दे। तो 1793 में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उस पर मोहर लगा दिया, तब जाकर के ये जो है परमानेंट हो गया और 1793 से संपूर्ण एरिया में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। दूसरा, तो ये पहला आपका बंदोबस्ती हो गया। दूसरा कौन सा बंदोबस्ती था, दूसरी बंदोबस्ती थी रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, अब एक एक करके इसकी विशेषता भी पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, अब ये कब लागू किया गया, ये 1820 में लागू किया गया पूरे मद्रास के क्षेत्र में। तो जनरली एग्जाम में जब आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया, तो 1820 ही मानते हैं। लेकिन 1792 में भी पहली बार, 1792 में पहली बार आंध्र प्रदेश का एक जिला था बारामहल, बारामहल जिले में पहली बार
कर्नल अलेक्जेंडर रीड द्वारा इसे प्रयोग के तौर पे लागू किया गया था। जब अंग्रेजों ने नए क्षेत्रों को जीत लिया था और नए क्षेत्रों को जीतने के पश्चात अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को इनका प्रशासन संभालने भेजा गया, तो अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले बारामहल जिले में इसे लागू किया और क्या विशेषताएं रही हैं अब देखेंगे अभी। और उसका कट्टर समर्थन किया किसने? थॉमस मुनरो ने। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों ने ही एक अहम भूमिका निभाई किसमें? आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करवाने में। तो 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने इसे सबसे पहले लागू किया और 1820 में जब इसी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया और मद्रास में थॉमस मुनरो क्या बना? 1820 में मद्रास का गवर्नर क्या बना? तो मद्रास में लागू किया गया। मद्रास में लागू कब? 1820 में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसका नाम क्या है? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो क्या बना? थॉमस मुनरो जो है वो मद्रास का गवर्नर बना। मद्रास का गवर्नर बना और ये कब से कब तक रहा? मद्रास का गवर्नर 1820 से 27 तक रहेगा। तो 1820 में इसने संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या कर दी? लागू करवा दी। किसको? हमारे रैयतवाड़ी बंदोबस्ती को। तो 1820 में यह लागू हो गया थॉमस मुनरो द्वारा। क्लियर है? और 1825 में जाकर के 1825 में यह बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। बंबई में भी लागू हो गया। एलिफिंस्टन के रिपोर्ट के बाद ठीक है। और 1758 तक संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया। संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया। 1858 तक सारे दक्कन में इसको रेगुलेट कर दिया गया है। इसके अलावा दक्कन के अलावा ये पूर्वी बंगाल में भी लागू था। कुछ पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया था। पूर्वी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा इसे असम में भी लागू किया गया और कुर्ग में भी लागू किया गया। तो ये एरिया आपके ध्यान में रहना चाहिए कि किन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है। संपूर्ण दक्कन और संपूर्ण दक्कन के बाद से पूर्वी बंगाल जो आज के वक्त में बांग्लादेश की तरफ है, बांग्लादेश में पड़ता है, और उसके अलावा असम और कुर्ग में भी इसे लागू किया गया। और क्यों लागू किया गया? क्यों उन क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट लागू नहीं हुआ? उसके कारण पे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं ये कितने प्रतिशत। पूरे ब्रिटिश भारत का 51% सबसे बड़े एरिया पे यही लागू हुआ। 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर रैयतवाड़ी बंदोबस्ती को लागू किया गया है। कहीं कोई शंका, कहीं कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपका दूसरा इसका भू राजस्व नीति होगा। तीसरी भू राजस्व नीति देखे जरा। तीसरी भू राजस्व नीति को हम कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था, और ये एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है पिछली बार। महालवाड़ी बंदोबस्ती या व्यवस्था, बंदोबस्ती लिखते हैं, सब में बंदोबस्ती लिखा हमने, तो महालवाड़ी बंदोबस्ती, महालवाड़ी सेटलमेंट। अब ये क्या है एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी यहां पे हम बस महालवाड़ी बंदोबस्ती, इसे सबसे पहले 1820 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया, इसे प्रतिपादित किया गया मैकेंजी। बाद में मार्टिन बर्ड ने भी इसे अच्छे स्वरूप में लागू करवाया, इसे और रिफाइंड फॉर्म में इसे लागू करवाया, लेकिन हॉल्ट मैकेंजी का सबसे बड़ा रोल यहां पे दिखता है। यह पहला ऐसा व्यवस्था था जहां पे मैपिंग, मानचित्र का यूज किया गया रेवेन्यू सिस्टम लागू के लिए। मानचित्र क्या? फॉर रेवेन्यू सेटलमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए क्या यूज किया गया? मानचित्र पद्धति को यूज किया गया। मानचित्र पद्धति का यूज किया गया राजस्व की बंदोबस्ती करने में। राजस्व की बंदोबस्ती करने में याद रखिएगा, वीवीआई लाइन है बीपीएससी के लिए।
यूपीएससी वालों के लिए नहीं है, लेकिन बीपीएससी के लिए वीवीआई लाइन है कि भाई सबसे पहली कौन सी भू राजस्व नीति थी जहां पे मापन विधि, मैपिंग व्यवस्था यूज किया गया, मैपिंग सिस्टम यूज किया गया राजस्व के निर्धारण करने में, और ये टोटल ब्रिटिश भारत का 30% था, 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश का इलाका। ठीक है, तो देखो ना जी, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट 19% और 51% हो गया तुम्हारा रैयतवाड़ी, और 30% हो गया, टोटल 100% हो गया ना, टोटल 100% ब्रिटिश इंडिया हो गया। तो ये 3 रेवेन्यू सिस्टम लागू किया गया था, भू राजस्व नीति लागू की गई थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये, जहां से कृषि से आय होना था किसको? किसानों को, सॉरी अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये अब यहां पर प्रश्न पे वापस आते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भाई निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती की शुरुआत से जुड़ा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां वो कहां से जुड़े हुए हैं? ये तो परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं? ये परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं, अस्थाई बंदोबस्ती से जुड़े हुए हैं। परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्ती। और अगले 2 नामों को देखें जरा। अगला 2 नाम क्या कहता है? अलेक्जेंडर रीड। तो सही है, सबसे पहले इन्होंने 1792 ईस्वी में कहां पे रेगुलेट किया? बारामहल जिले में। और उसके बाद थॉमस मूर 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो 2 और 3 देखे जरा, 2 और 3 कहां पे है? सी में आपका केवल 2 और 3 है, 2 and 3 ओनली। ठीक है, बढ़े आगे, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और प्रश्नों के साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी बाहर निकल के आता है, निखर के आता है, तो उन कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखे जरा। अब यहां पर रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के हम कुछ चीजों को देखेंगे। प्रश्न विद रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सरकार को किया जाता था। क्या ये सही है? वो हम देखने वाले हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़े। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रैयत। सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए। ये भी स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, क्या है? द लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से 1 से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के चीजों को हम समझें, तब आंसर लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती आ गया। देखिए जी, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती जिन क्षेत्रों में लगाया गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती जिन क्षेत्रों में लगाया गया वो क्षेत्र थे दक्कन के क्षेत्र। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, या इसको इंग्लिश में रैयतवाड़ी सेटलमेंट कह सकते हैं हम लोग। अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट को अगर हम देखें ध्यानपूर्वक, तो क्या हमें दिखता है कि इसमें एक शब्द दिखता है, रैयत। क्या दिखता है? रैयत। रैयत का मतलब होता है कि स्मॉल फार्मर्स, या फार्मर्स ही कह ले, स्मॉल फार्मर्स कह लो या फार्मर्स कह लो, है ना? छोटे किसान, छोटे किसान, इन जो छोटे भूमि के, छोटे जोत वाले भूमि के ये किसान हैं, छोटे किसान कह लो या किसान कह लो, दोनों ही संदर्भ में हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी विशेषता देखेंगे। पहली, परमानेंट सेटलमेंट में जहां पर देखेंगे उसका शब्द, परमानेंट सेटलमेंट में हम देखेंगे उसका नाम जमींदारी व्यवस्था भी है। इसका मतलब वहां पे जमींदार की विशेषता ज्यादा है। जमींदारी बंदोबस्ती में, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार प्रमुख है, यहां पे रैयत प्रमुख है। दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे, लेकिन यहां पे हम सीधे समझे रैयतवाड़ी पहले। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया, रेवेन्यू का जो निर्धारण किया, उसमें डायरेक्ट
उन्होंने किसके साथ किया है? रैयत के साथ किया, किसानों के साथ किया। जो रेवेन्यू सेटलमेंट हुए हैं, जो राजस्व निर्धारण हुआ, जो राजस्व निर्धारण हुआ, वो राजस्व निर्धारण यहां पर डायरेक्ट किसके साथ होता है? अंग्रेजों का। किसके साथ? अंग्रेजों का रैयत के साथ होता है। अर्थात यहां पर अंग्रेज डायरेक्ट लगान किससे वसूलेंगे? रैयत से वसूलेंगे। डायरेक्ट रैयतों से लगान वसूली जाएगी, बीच में कोई मीडिएटर नहीं और कोई मध्यस्थता, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट भी अभी हम देखेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि चूंकि उसका नाम ही जमींदारी व्यवस्था है तो बीच में जमींदार है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? अस्थाई बंदोबस्ती कह ले या जमींदारी बंदोबस्ती में क्या था कि अंग्रेज और अंग्रेजों ने डायरेक्ट राजस्व का निर्धारण किसानों के साथ नहीं किया, रैयतों के साथ नहीं किया। उन्होंने राजस्व का निर्धारण सीधे 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 जमींदार के साथ किया और जमींदार को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो राजस्व कहां, किससे वसूले? किसानों से, रैयतों से, और हम तक पहुंचाए। तो यहां पर बीच में एक बिचौलिया है रैयत और अंग्रेजों के बीच में। कहां पर? जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्ती में। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं है और डायरेक्ट संबंध यहां पर अंग्रेजों का रैयत के साथ है। और क्यों है, क्या है, अभी इसके बारे में चर्चा करने का वक्त नहीं है। बहुत डेप्थ में जा सकते हैं इसमें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और तब कंक्लूजन पे जाएंगे कि क्यों उन्होंने इस क्षेत्र में, दक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लाई। तो हम अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। तो इंतजार करिए हमारे उन लेक्चर सीरीज का जो 69वीं के इस लेक्चर सीरीज के 69वीं बीपीएससी के लेक्चर सीरीज जो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आ रही है, उनके बाद सितंबर के बाद स्टार्ट होंगी। तो वहां पर हम हर एस्पेक्ट को यहां पर समझेंगे कि क्यों उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्कन में ही किया, उसका क्या प्रभाव रहा, कैसे वहां से जो है शोषण का एक अलग लेवल रहा वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में, सब हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जिन चीजों को एम करके चल रहे हैं उन्हीं पर हम फोकस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट किसके साथ हुआ? अंग्रेजों का रैयतों के साथ। अब चूंकि अंग्रेजों का रैयतों के साथ डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया रेवेन्यू का, तो जमीन का जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, जो लैंड का ओनरशिप है, वो किसको दिया गया? लैंड का ओनरशिप दिया गया रैयतों को। लैंड ओनरशिप किसके पास है? लैंड ओनरशिप, जो भूमि का मालिकाना हक किसके पास दिया जाएगा? रैयतों को दिया जाएगा। मालिकाना हक रैयतों के पास है ना, रैयत के पास है यहाँ पे। क्योंकि अंग्रेज उसी से डायरेक्ट वसूल रहे हैं राजस्व, तो उसी के पास मालिकाना हक है। अर्थात मालिकाना हक होने का मतलब यह है कि जमीन की, नई जमीन की खरीद, बिक्री या गिरवी रखने का अधिकार रैयत के पास होगा। ये तो अधिकार रैयत के पास है कि नया जमीन खरीद सकता है, नया जमीन, अपनी जमीन को की बिक्री कर सकता है या वो जमीन न गिरवी रख सकता है। यहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट किसानों को पट्टे पर जमीन देना शुरू कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो लैंड का एलोकेशन है वो अंग्रेजों ने डायरेक्ट पट्टे पर, लीज पर किसको देना शुरू कर दिया? अंग्रेजों को, किसानों को, रैयतों को। जबकि हम जब परमानेंट सेटलमेंट में जाएंगे तो परमानेंट सेटलमेंट में हम क्या देखेंगे कि यहां पर तो रैयत जो है मालिकाना हक रखे हुए हैं, यहां पर जमींदार की जो है वो भूमि का मालिकाना हक रखेगा और जमींदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो रैयतों को जमीन पट्टे पर दे। यहां पे अंग्रेज रैयतों को डायरेक्ट जमीन पट्टे पर नहीं देंगे, लीज पर नहीं देंगे। वहां पर जमींदार के पास ये जिम्मेवारी है कि वो रैयतों को जमीन पट्टे पर देगा, उनके ऊपर ये थोप दिया गया। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट लैंड लीज किसको, अंग्रेजों ने लैंड किसको लीज पे दिया है? रैयतों को दिया है। यहाँ पे बीच में कोई बिचौलिया नहीं। तो यहाँ पे एक और बात आ गई कि चूंकि यहाँ पर जमीन का मालिकाना हक डायरेक्ट रैयत के पास है, तो यदि समय पर वो नहीं चुकाता है राजस्व, तो जमीन किसकी नीलाम होगी? रैयत की होगी। जमीन किसकी नीलाम होगी? रैयत की होगी। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में जमीन का मालिकाना हक जमींदार है, तो यदि रैयत समय पर नहीं चुकाता है जमींदार को
किसी भी प्रकार से टैक्स और जमींदार अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाता है टैक्स, तो यहां पर जो नीलामी होगी जमीन की, जमींदारी की, वो जमींदार की होगी, रैयत की नहीं होगी। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक रैयत के पास है, तो रैयत की ही जमीन नीलाम होगी यदि वो समय पर टैक्स नहीं वसूलता है, टैक्स नहीं जमा करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद एक और इसमें है कि भाई यहां पर जो लैंड रेवेन्यू रेट है, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं। यहां पर रेवेन्यू का जो दर है, जो राजस्व की दरें हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, जबकि इसमें परमानेंट में, अस्थाई में क्लियर, नाम से ही क्लियर है कि अस्थाई। यहां पे रेवेन्यू सेटल कर दिया गया परमानेंटली, कुछ सालों के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, शुरुआत तो 10 साल से होगा और फिर इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा। जबकि यहां पे फ्लेक्सिबल है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रेवेन्यू रेट है, राजस्व की दरें अनिश्चित है, और राजस्व की दरें अनिश्चित होने के कारण, राजस्व की दर क्या है? अनिश्चित है, उतार चढ़ाव हो सकता है, और उतार चढ़ाव होने के कारण, उतार चढ़ाव होने के कारण एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पे अंग्रेजों, किसानों का शोषण जो है परमानेंट सेटलमेंट से ज्यादा यहां पर किसानों का शोषण होगा। एक तरह से हम कहें कि यहां पर भूमि राजस्व का लगभग 1/2 भाग, मतलब भूमि राजस्व का 50% जो है वो अंग्रेज ले जाते थे। जितनी भी उपज होती थी किसानों की, उसकी 50% लगभग, इसमें उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन हम एक सबसे मिनिमम जो स्टैंडर्ड जो मान के चलते हैं मेजरमेंट की, हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, तो कुल उपज का 50% देना है अंग्रेजों को, इसके ऊपर जितना हो जाए। ठीक है, एक वक्त में ये 66% भी था, एक वक्त में ये 80% भी था, 80% तक ये उपज लिए हुए हैं, फिर 66% हुआ, ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हुआ करता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कहता है कि लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। हाँ, पहला ऑप्शन सही है, लगान का भुगतान सीधे सरकार द्वारा किसानों द्वारा किसको किया जाता था? क्योंकि यहाँ पे सरकार का संबंध डायरेक्ट किसके साथ था? किसानों के साथ था, रैयतों के साथ था, बीच में कोई बिचौलिया था नहीं। सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए, हाँ, यहाँ पे जमींदार नहीं है तो जमींदार के पास ये जिम्मेवारी नहीं है, परमानेंट में जमींदार है तो वहां पर जमींदार पट्टे पर देता है। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण मूल्यांकन किया गया, हाँ, एब्सोल्युटली सही था ये, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाने के पहले पहले सारे भूमि का मापन किया गया, भूमि की क्वालिटी देखी गई, किसको किस टाइप की भूमि एलोकेट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है टैक्स डिसाइड किया गया। तो ये भी सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन कहां है? सी, 1, 2 और 3 हमारा सही है। सी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में। आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठेंगे, सामने पेन लेकर के बैठेंगे और इन स्टेटमेंट्स को, वैसे फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ जो है शेयर कर दी गई टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे और पहला चैप्टर का मिल गया। हो सकता है आज जो है सेकंड चैप्टर की लिंक मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, और फर्स्ट चैप्टर की जो आंसर की है वो भी मैं डाल दूंगा। तो यदि आपने रिवीजन कर लिया है तो वहां से आप आंसर की से मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है, और अगर गलत हो रहा है तो फिर से वापस उस फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को देखिए और तब फिर सॉल्व कीजिए। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ आज डाल दी जाएंगी, और फिर थर्ड चैप्टर ये खत्म हो रहा है, तो फिर थर्ड चैप्टर की भी, और इनफैक्ट थर्ड चैप्टर की उसके बाद, हाँ, थर्ड चैप्टर भी खत्म ही हो गया है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, और ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर की भी पीडीएफ आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे आप, वहां पे आपको बहुत सारी कंटेंट मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन विच एरिया वॉज द परमानेंट लैंड सिस्टम इंप्लीमेंटेड? अस्थायी भूमि व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? अस्थायी भूमि व्यवस्था। अब इसी बहाने हम अस्थायी भूमि व्यवस्था को भी समझ लेंगे। ठीक है, अस्थायी भूमि व्यवस्था को भी इसी बहाने समझ लेंगे। पहला है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में तो हुआ नहीं, पहले हम शुरुआत में ही जब भूमि बंदोबस्ती लिख रहे थे, भू राजस्व नीतियों को समझा रहे थे, उसी वक्त लिखा था मैंने कि किन किन क्षेत्रों में हुआ है। यदि आपके ध्यान में नहीं है तो लेक्चर के शुरुआत में जाएंगे और वहां देखेंगे आप कि किन क्षेत्रों में भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई है परमानेंट वाली। देश के उत्तरी भाग में ये भी नहीं होगा,
पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तरी क्षेत्रों में, यह भी नहीं होगा। बंगाल सूबा और बनारस के क्षेत्रों की जमींदारी, सही है। इसमें और भी क्षेत्र थे लेकिन बंगाल सूबा, बंगाल के अतिरिक्त और इसमें क्या था, बंगाल के अतिरिक्त क्या था, बिहार था, और क्या था इसमें, उड़ीसा था, और क्या था इसमें, और इसमें कौन सा क्षेत्र था, उत्तरी कर्नाटक था। इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई है। ठीक है, अब अस्थायी बंदोबस्ती को लागू करने के पीछे क्या कारण थे, इसको हम देखेंगे जरा आइए अस्थायी बंदोबस्ती को हम समझ लेते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्ती, अस्थायी नाम ही है अस्थायी बंदोबस्ती। इसको और किस नाम से जानते हैं बताइए, इस्तमरारी बंदोबस्ती, इस्तमरारी बंदोबस्ती, या इसी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको जानते हैं हम लोग जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी। इस व्यवस्था ने एक नए वर्ग को जन्म दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और ये जमींदार वर्ग था। और ये जमींदार वर्ग को उत्पन्न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों का एक समर्थक वर्ग तैयार करना, जिसको यह हमेशा महसूस हो कि अंग्रेजों का भारत में रहने से ही उनका हित सधता है, अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो उनकी हित खत्म हो जाएगी, इनफैक्ट जमींदारी भी खत्म हो सकती है। तो सदैव ये एक राजभक्त, एक समर्थक वर्ग बन के रहेगा अंग्रेजों का ऑल टाइम। ठीक है ना, तो इन्होंने इसको पैदा किया है ना। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं और परमानेंट सेटलमेंट, और इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ओके, यही आ रहा है। ओके, अब ये देखें जरा सा इसके पीछे की कहानियों को हम समझे। आपको जैसे पता है कि सबसे पहला जो क्षेत्र है अंग्रेजों को जमींदारी के रूप में मिला 1757 में, मीर जाफर जब गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला को धोखे से पराजित करके रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से, तो उसने पहली भूमि जो अंग्रेजों को जमींदारी के रूप में सौंपी वो 1757 में कौन सी क्षेत्र थी, 24 परगना की क्षेत्र उनको जमींदारी के रूप में मिली। ठीक है, फिर बारी आई 1760 में, जहां पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच समझौता होता है और मीर जाफर को पद से हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है, बंगाल का नवाब, जिसके बदले में ढेर सारे पैसे और साथ साथ 3 क्षेत्र, 3 नए जिले, नाम था इसका मिदनापुर, चटगांव तथा वर्धमान, इनकी जमींदारी मीर कासिम ने दी। ठीक है, और जब बक्सर की युद्ध हो जाती है और उसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त होता है और अंग्रेजों को विजय प्राप्त होने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसमें शाह आलम द्वितीय जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे, उन्होंने संपूर्ण बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जब राजस्व अधिकार, दीवानी अधिकार सौंप दिए किसको, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1765 में संपूर्ण बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गया किसको, दीवानी अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने यहां पे आपको पता है 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। 2 उपदीवान इन्होंने खुद से पहले वसूलना नहीं शुरू किया, अपने लोगों को नहीं हायर किया। भारतीय सिस्टम में, भारतीय और खास बंगाल की व्यवस्था में जो पहले से बनी हुई सिस्टम्स थी उन्हीं को फॉलो किया, और जो भारतीय लोग हैं, जो नवाब के लोग थे, उन्हीं लोगों को हायर किया अपने लिए भी, क्योंकि भारतीय गांवों के, खासतौर पे बंगाल के गांव देहात और क्षेत्रों में ये अभी तक इनकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, और ये जा करके बोल नहीं सकते थे कि तुम हमको राजस्व दो। क्यों? क्योंकि एक तरह से उन्होंने नवाब की व्यवस्था बना कर रखी थी, और नवाब की व्यवस्था इसलिए बना कर रखी थी, अभी भी चाहते तो पूरे संपूर्ण बंगाल पे अभी भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नवाब की व्यवस्था बना कर रखी ताकि लोग अचानक से एक बार में इनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, या इनके जो दुश्मन हैं, मराठा हैं और मैसूर वाले हैं, निजाम वाले हैं, हैदराबाद के, वो एक साथ संगठित होकर के इनके खिलाफ अभियान न छेड़ दे, क्योंकि ऐसे तो सीधे सीधे आ जाता सामने खुल के कि अंग्रेज टोटली भारत के शासक बनने के लिए आतुर है। तो भारतीय शासक एक तरह से भारत से इन्हें भगाने में लग जाते, टोटल स्ट्रेंथ अपने आप को एकजुट करके।
तो उन्होंने बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक इन कारणों को मैंने इन कारण को बताया। तो अब यहां पर इनको मिल जाएगा। अब यहां पे ये 2 उपदीवान नियुक्त करेंगे। एक उपदीवान हो जाएगा कौन? मोहम्मद रजा खां। नहीं, बंगाल में क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खां। और बिहार में कौन हो जाना है? बिहार में हो जाना है उपदीवान हो जाएगा कौन? सिताब राय। ठीक है। अब इन्होंने, ये बिहार में, इनके अधिकारी इनको कहा जाता था आमिल। कौन है ये? राजस्व वसूलने वाले अधिकारी। प्रश्न पूछ दे कि आमिल का तात्पर्य क्या है, और 4 ऑप्शन दे दे, 5 ऑप्शन दे दे, कहे आमिल का तात्पर्य क्या है। आमिल क्या थे? राजस्व वसूलने वाले अधिकारी। ठीक है, चलिए। तो इन उप दीवानों ने अधिकतम भूमि राजस्व की प्राप्ति के लिए क्षेत्रों की बोली लगानी शुरू कर दी, और अधिकतम बोली लगाने वालों को वो क्षेत्र दे दिए जाते थे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और एक मुश्त खजाने में पैसा कर डाल दिया उस कॉन्ट्रैक्टर ने, और साल भर उस एरिया से जो है वो वसूल रहा है टैक्स। इससे किसानों की उत्पीड़न बढ़ गई। ऐसे ही ये सिस्टम बहुत पहले था बंगाल में, जिसको इजरेदारी प्रथा कहा जाता था, और ये मुर्शिद कुली खां द्वारा लाया गया था इजरेदारी प्रथा। इजरेदारी प्रथा क्या था कि एक इजरेदार होता था, और ये इजरेदार क्या था? सबसे हाईएस्ट बीडर होता था। एक क्षेत्र की बोली लगाई जाती थी, और क्षेत्र कि भाई इस क्षेत्र ये 20 लाख यहां से वसूल सकते हैं, तो उसकी बोली लगा दो इस क्षेत्र की। तो किसी ने 50 लाख की बोली लगा दी, और 50 लाख क्या किया? जमा कर दिया बंगाल के खजाने में। और अब 50 लाख जिसने बोली लगाई है, वो कम से कम 2 करोड़ तो वसूलने में लगेगा। अब इस 2 करोड़ वसूलने में वो किसानों का अधिकतम उत्पीड़न करेगा, शोषण करेगा। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाली थी व्यवस्था, ये जारी रही। तो इजरादारी व्यवस्था था बंगाल में कौन लेकर के आया? इजरादारी प्रथा बंगाल में लेकर के आया था मुर्शीद कुली खां। कौन लेकर के आया था? मुर्शीद, लिख लेना कॉपी में, मुर्शीद कुली खां। और कौन मुगल बादशाह लेकर के आया था? इसको जहांदार शाह लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? जहांदार शाह ने संपूर्ण मुगल क्षेत्र में इजरादारी प्रथा लागू की थी। ये आपको पता होना चाहिए। और बंगाल में किसने लागू किया था? मुर्शीद कुली खां ने। तो एक तरह से ये बिडिंग सिस्टम है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो उसने सालाना बोली लगाना शुरू कर दिया कि 1 साल तक ये एरिया आपके हवाले, आप जो है एक मुश्त पैसा जमा कर दीजिए खजाने में, और साल भर वहां से राजस्व वसूलते रहिए। तो इससे वो इजरादार, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? अधिकतम शोषण करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। तो यही व्यवस्था 1765 में लागू कर दिया यहाँ के उप दीवानों ने, जो आमिलों की सहायता से राजस्व वसूलते थे। ठीक है। 1770 में ये व्यवस्था के कारण एक तरह से अप्राकृतिक, प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तरह से ये कह सकते हैं कि राजस्व वसूलने में इतने बिजी रहे कि बंगाल के प्रशासन बंगाल के लोगों के कल्याण के लिए ध्यान देना छोड़ दिया। यही कारण है कि 1765 से लेकर के 1771 तक जो है जम के लूट तो 72 तक मचाई जाएगी, लेकिन 1771 तक जो है चरम पर था। क्या? लूट, चरम पर लूट था, है ना? एकदम लूट मचा कर रख दिया। इसी क्रम में 1770 में क्या आया? 1770 में बंगाल में अकाल आया, और इस बंगाल में अकाल के पश्चात तब जाकर के अकाल आया, और इसमें 1/3 लोग जो है वो मारे गए। तब जाकर के ये समझ में आया कि अंग्रेजों को कि हमें कुछ नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। तो 1771 में जाकर के, 1771 में ये सारी कहानी चल रही है परमानेंट सेटलमेंट की। 1771 में जाकर के ये यहाँ पे रेवेन्यू काउंसिल का गठन होगा, और रेवेन्यू काउंसिल का गठन किया जाएगा। कहां पे? पटना में और मुर्शिदाबाद में। पटना में और मुर्शिदाबाद में। इसी क्रम में गोलघर बनेगा 1774 में गायसिन के नेतृत्व में, है ना? गोलघर इसी के बाद बनेगा। तो 1771 में रेवेन्यू काउंसिल बनेगा। 1772 में जब वैरन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने खजाना को ट्रांसफर किया, और जो खजाना है, मुख्य खजाना, वो ट्रांसफर होके खजाना वो कहां ट्रांसफर हो गया?
मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। और यहां से डिसाइड हुआ कि अब जो है टैक्स का कलेक्शन हम खुद करेंगे, क्योंकि 1772 में आकर के मुर्शिदाबाद से, पहले कलकत्ता यहां पर लिख दूं मैं, 1772 में द्वैध शासन खत्म हो गया, रजा खां और सिताब राय की जो दौर है वो खत्म कर दी गई और टोटल टैक्स कलेक्शन का काम अब अंग्रेज अपने हाथ में ले लिए। तो 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन समाप्त होने के बाद, द्वैध शासन समाप्त हो गया और द्वैध शासन समाप्त होने के बाद पंचसाला सिस्टम, मतलब 5 साल के लिए एरिया की बिडिंग कर दी गई। पंचसाला व्यवस्था लाया गया, 5 वर्षीय व्यवस्था लाया गया कि 5 वर्षों के लिए एक एरिया को नीलाम कर दिया जाता था। 5 सालों के लिए मान लीजिए कि दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो दिल्ली के एरियाज को 5 साल के लिए हमने नीलाम कर दिया और 5 साल की अधिकतम बोली लगा करके मैंने मान लो दिल्ली खरीद लिया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो मैंने 5 साल की बोली लगाई और वो पैसा जमा कर दिया खजाने में और 5 साल तक हम जम के यहाँ पर राजस्व की वसूली करेंगे। एक तरह से 5 साल में अपने आप को स्थापित कर देंगे यहाँ पे, है ना, हमेशा के लिए स्थापित कर देंगे। तो यही व्यवस्था, यहीं से जमींदारी व्यवस्था जो है स्थापित हुआ, क्योंकि 5 साल तक जो किसी क्षेत्र में अपने आप को किसी क्षेत्र से राजस्व वसूलेगा, वह कहीं ना कहीं एक तरह से 5 साल के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूती से अपने आप को स्थापित कर लेगा और उसको वहां से हटाना, उखाड़ना अगली बार से बहुत टफ काम हो जाएगा। तो 1772 से 1777 तक एक राज्य पंचसाला व्यवस्था जारी रहा, लेकिन फिर 1777 के बाद से यह महसूस हुआ कि नहीं भाई, ये बहुत कामयाब व्यवस्था है नहीं, इस पे हम बहुत अधिकतम मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा अलग हटके। तो फिर से वापस जो है एक साला व्यवस्था में ये लोग आ जाएंगे, पर ईयर ये क्या करना शुरू कर देंगे, नीलाम करना शुरू कर देंगे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएंगे, 1746 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनेंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे, तब इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया, क्योंकि इनको पता था कि हम राजस्व की वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है प्रतिदिन। तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिसमें किसानों की भी स्थिति कुछ हद तक सही रहे और हम अधिकतम मुनाफा भी कमा सकें। तो हम जो है गवर्नर जनरल ने 1786 में ही रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। क्या किया? रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। रेवेन्यू बोर्ड को एक नई राजस्व नीति सुझानी थी। ये किस लिए गठन किया गया? एक नई राजस्व नीति को सुझाने के लिए। और इस रेवेन्यू बोर्ड में 2 बंदे, बाद में ये साहब जो है बाद में गवर्नर जनरल भी बनेंगे, नाम है इनका जॉन शोर, और एक व्यक्ति है जेम्स ग्रांट। तो जेम्स ग्रांट और जॉन शोर, ये 2 व्यक्ति थे जो प्रमुख थे इस रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य के रूप में, और इन्होंने अपनी अपनी जो है व्यवस्था कॉर्नवालिस के सामने रखी। तो अब देखिए ये कौन सी व्यवस्था इन्होंने सामने रखी है, तब समझ में आएगा कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। ठीक है, तो अब जॉन शोर साहब और जेम्स ग्रांट साहब क्या कहते हैं। जॉन शोर कहते हैं कि हमें अस्थाई बंदोबस्ती के रूप में चीजों को लागू करने की चाहिए, एक लंबे समय के लिए चीजों को लागू करना चाहिए। हम अपनी रेट को तय कर दे एक लंबे समय के लिए, ताकि फ्लक्चुएशन जब नहीं होगा रेट में, तो जो किसान हैं, जो लोग जिनको देना है टैक्स, जिनसे टैक्स कलेक्ट करना है, वो आश्वस्त रहेंगे कि इतने सालों तक हमारा जो है व्यवस्था जो है वो अस्थाई है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, अंग्रेज इतने ही दर से हर साल वसूलेंगे। तो एक तरह से अस्थाई व्यवस्था का कॉन्सेप्ट यहां से आया। तो इनमें सबसे पहला सवाल उठा कि यदि हम टैक्स कलेक्शन का काम करना चाहते हैं और अस्थाई रूप इसको देना चाहते हैं, तो जमीन की जो मालिकाना हक है, लैंड ओनरशिप है, वो किसके पास रहेगा। तो देखिए जॉन शोर साहब कहते हैं कि हमें जमींदार को टैक्स कलेक्शन का काम देना चाहिए, हमें जमींदार को टैक्स कलेक्शन का काम देना चाहिए। ऑलरेडी याद रखिए कि ये जमींदार लोग कौन है। ये जमींदार जो स्थापित कर चुके हैं अपने आप को, वो एक वक्त में नवाब के समय के अधिकारी हैं। यही अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, नवाब के समय के अधिकारी या धनिक वर्ग है। यही क्लास जो है अपने आप को जमींदार के रूप में स्थापित किया हुआ है। ठीक है,
तो अब इन्होंने बोला कि जमींदार को हम टैक्स कलेक्शन का काम देते हैं और ये टैक्स किससे वसूलेगा? रैयत से वसूलेगा और ये कहां पहुंचाएगा? हमारे पास पहुंचाएगा, हमारे पास पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा, जेम्स जॉन शोर ने कहा कि अगर हम जमींदार को वसूलने का अधिकार देते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देते हैं, तो जिन क्षेत्रों से ये टैक्स कलेक्ट करेगा उन क्षेत्रों का मालिकाना हक भी हम जमींदार को ही दें। तो जमीन का मालिकाना हक किसके पास हम देंगे? जमीन का मालिकाना हक जमींदार के पास रहेगा। जमीन का मालिकाना हक जमींदार के पास रहेगा। तो रैयत के पास क्या रहेगा? रैयतों को जमीन लीज पर दिया जाएगा और यहां पर रैयत जमीन का रेंट भर रहे हैं, ना कि लगान चुका रहे हैं, है ना। तो यहां पे जो लैंड है, जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि किराए के रूप में पट्टे पर किसानों को दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। अर्थात हर साल हम किसान जो टैक्स पे कर रहे हैं जमींदार को, वो अपनी उपज का टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, वो जितने जमीनों को लिए हुए हैं लीज पर उसका रेंट पे कर रहे हैं। अर्थात जमीन में कृषि हो या नहीं हो, उपज हो या नहीं हो, उनको उस खेत की रेंट पे करनी ही पड़ेगी। किसको? जमींदार को। यहां पे किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होगा, यहां पे किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होगा, उन्हें सिर्फ लीज पे दी गई जमीन का किराया चुकाना है। तो एक तरह से ये जमीन के रेंटर हो गए, ना कि जमीन का मालिकाना हक इनके पास होगा। ठीक है। जबकि जेम्स ग्रांट ने कहा कि नहीं, जमींदार को किसी भी प्रकार से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्टर रहे, जमींदार सिर्फ क्या रहे? टैक्स कलेक्टर रहे। He should be only tax collector, not the owner of the land. तो यहां पर फिर मालिकाना किसको दिया जाना चाहिए? जेम्स ग्रांट ने कहा कि हम रैयतों को जमीन का मालिकाना हक देंगे, रैयतों को जमीन का मालिकाना हक देंगे। जमीन का मालिकाना किसको देंगे? रैयतों को देंगे। और जमींदार क्या करेगा? जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगा जमींदार किसान रैयतों से और हम तक पहुंचाएगा, उसका एक कमीशन हम फिक्स कर देंगे उस कमीशन के बदले। क्लियर है? जॉन शोर ने इस बात पे विरोध किया कि देखो जी, यदि हम जमींदार को जमीन का मालिकाना हक देंगे तो जमींदार अपने कृषि की उपज को बढ़ाने पर ध्यान देगा। इसके पास पूंजी है, इसके पास जो है कैपिटल है, तो प्रॉफिट जब जनरेट करेगा अपने कृषि से, क्योंकि जमीन उसका है, जमीन का मालिकाना हक उसका है, जमीन उसके अधिकार में है, तो वह यह चाहेगा कि उसके जमीन पे अधिक से अधिक जो है वो उपज हो, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाए। तो वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा कृषि में। जबकि रैयत को यदि हम जमीन का मालिकाना हक देंगे तो रैयत तो उतनी ही मेहनत कर पाएगा जहां पे हैंड टू माउथ की स्थिति, वो एक्स्ट्रा उसके पास कैपिटल नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जमींदार के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के पक्ष में होगा, क्योंकि बड़े लैंड एरिया पे प्रोड्यूस भी उतना ही ज्यादा मात्रा में होगा, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है ताकि अच्छी प्रोड्यूस हो। जबकि किसानों के पास छोटी छोटी लैंड्स होंगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, वो उतनी ही उपज कर सकती हैं जितने उनका खर्च निकल जाए और वो टैक्स पे कर सके। एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं होगा उनको इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहां से एग्रीकल्चर को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, जॉन शोर ने कहा। चलिए, तो कॉर्नवालिस ज्यादा पक्ष में थे किसके? जॉन शोर वाले थ्योरी में ज्यादा पक्ष में थे। तो उन्होंने 1790 में इसको टेम्पररी रूप से लागू कर दिया 10 सालों के लिए, और बोला ये समय सीमा बढ़ाई जाएगी जब ये परमानेंट रूप से लागू होगा। और ये भेज दिया गया कहां पे? भेज दिया गया बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस पर मुहर लगा के 1793 में भेजेंगे, तो 1793 में जाकर के ये परमानेंटली जो है
वो सेटल्ड हो जाएगा, ये लागू कर दिया जाएगा संपूर्ण बंगाल में और उसके बाद तुरंत बिहार में भी, उसके बाद उड़ीसा में भी। तो ये अब 10 सालों के लिए यहाँ पे किया गया, ये भी शुरुआत में 10 सालों के लिए ही रहेगा, बाद में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जॉन शोर के कॉन्सेप्ट को कॉर्नवालिस समर्थन करते हैं और ये व्यवस्था लागू होती है, जिसमें बीच में जमींदार और एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ रैयत। जमींदार जो है, जमींदार के पास जमीन का मालिकाना हक, जमींदार के को अधिकार दिया गया था कि वो जमीन किसानों को पट्टे पर दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोशिश जमींदार ये करेगा कि अधिक से अधिक भूमि उसी के पास रहे, पट्टे पर वो बहुत कम भूमि देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जो जमींदार को एक तरह से कंट्रोल कर सके। जमीन को लीज पर देने की जो पद्धति अपनाई गई, तो उस पे चेक्स नहीं लगाए गए, है ना, कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाई गई कि नहीं आपकी जांच होगी, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप बताइए, उसकी लिस्ट भेजिए, आपने कितने किसानों को कितना जमीन पट्टे पे दिया। तो जमींदार क्या करेगा, अधिकतर जमीन अपने ही पास रखने की कोशिश करेगा, जब किसानों को कम जमीन पट्टे पर देने की कोशिश करेगा, और अपने पास जब खेत रखेगा तो वो खेतीहर मजदूरों से, जो भूमिहीन किसान है, उनसे वो खेती करवाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अस्थायी भूमि, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हमने अस्थायी भूमि बंदोबस्ती समझ ली छोटे से तरीके से, और मुझे लगता है ये काफी है, बहुत डिटेल में न जाने के बावजूद भी ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ है ना। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया, तो बहुत जल्दी लेक्चर सीरीज भी आएगी। टोटली जैसे एग्जाम क्लास की लेक्चर सीरीज चलती है, वैसे ही लेक्चर सीरीज आएगी, और वहां पे क्लास करने का मजा कुछ और है। फिर आप मजे से वहां पे एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। अभी तो 69वीं के लिए आप रिवीजन क्लास को ज्वाइन कीजिए, यही उत्साह हमें आगे बढ़ाएगा। आपके द्वारा दिखाया गया उत्साह ही हमें आगे और नया करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेवल ऑफ बीपीएससी आपके लिए प्रतिबद्ध है हर चीज लाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स अपोज द प्रोप्राइटरी राइट्स। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल के जमींदारों के मालिकाना हक का विरोध किया? अभी अभी आया बात में, जमींदार का मालिकाना, कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने तो जॉन शोर के थ्योरी को समर्थन किया, तो कॉर्नवालिस में नहीं होगा। जॉन शोर तो जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को देना चाहते थे। कौन होगा? जेम्स ग्रांट साहब। जेम्स ग्रांट का नाम आ गया। जेम्स ग्रांट जमींदार को मालिकाना हक देने के पक्ष में पता ही नहीं थे, तो हमारा सी आंसर होगा, जेम्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए जरा सा कि क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। जब एक बार आप थ्योरी समझ लेते हैं ना, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो एमसीक्यू लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको वो समझा दिया, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है अब आएगा तो आप बनाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ द रेलवे सर्विस विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश वाज। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रेलवे सेवा का उद्देश्य था फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इसका उद्देश्य था। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, केवल सामान ले जाने के लिए, केवल सामान ले जाना। इसके पीछे रेलवे का विकास के पीछे बहुत 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 सारे इसके पीछे साजिशें थी, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थी, बहुत सारी इसके पीछे लोचा है भाई। रेलवे का विकास हमारे लिए नहीं हुआ था, रेलवे का विकास हमारे विकास के नाम पर अंग्रेजों ने खुद के विकास के लिए किया था, खुद के डेवलपमेंट के लिए किया था। थर्ड, फॉर मिलिट्री एंड ट्रेड, सैन्य और व्यापार के लिए। ये स्टेटमेंट हमारा बहुत सबसे नजदीकी स्टेटमेंट है जो सही हो सकता है। अपने तकनीक के प्रसार के लिए, इसमें कहीं कोई तुक नहीं है। अपनी टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए रेलवे का विकास करने का कहीं क्या कारण बनता है? सैन्य और व्यापार के लिए। जब कहीं विद्रोह हो, जब कहीं युद्ध हो, तो मोबिलाइजेशन के लिए, आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए रेलवेज बहुत कामगार होती है। तो उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क था कि जब भी कहीं युद्ध लड़ना हो, भारत में कहीं विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, और 1857 में इसी रेलवे ने बहुत कमाल किया सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। जबकि भारतीय विद्रोही जो है, इंडियन रिवोल्टर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लैंड के थ्रू, भूमि के रास्ते, मतलब रोड के थ्रू। जबकि ब्रिटिश सेना रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाती थी और अपनी मोर्चा संभाल लेती थी। तो रेलवे ने उस समय 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को एक प्लस पॉइंट दिया था युद्ध के क्षेत्र में। तो रेलवे सेना की मोबिलाइजेशन में बहुत कामगार होती हैं, तो ये उद्देश्य था।
और दूसरी बात थी कि व्यापार के लिए रेलवे का विकास इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों के इंग्लैंड में औद्योगिकरण अपनी परवान चढ़ चुका था। औद्योगिकरण के परवान चढ़ने के बाद वहां पर हजारों हजार फैक्ट्रियां खुल गई थी और खासतौर पे कपड़ों की फैक्ट्री खुल गई थी। मैनचेस्टर सिटी तो कपड़ों की फैक्ट्री के लिए पूरे विश्व में विख्यात हो गया था। तो वहां पर तैयार माल, तो दरअसल वहां के फैक्ट्रीज के लिए क्या चाहिए था? कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए था। और रॉ मटेरियल, कच्चा माल की सप्लाई करने के लिए कच्चा माल कहां से मिलेगा? जो भारत के अंदर के इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर कच्चा माल बन रहा है। कौन सा? कपास। क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास। तो गांव देहातों के क्षेत्र से रॉ मटेरियल लेकर के और कहां पहुंचाना होता था? इंग्लैंड पहुंचाना होता था। और फिर वहां से क्या होता था? रिवर्स आता था क्या? फिनिश्ड गुड्स। कहां रॉ मटेरियल कहां जाता था? इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड से फिर क्या आता था? फिनिश्ड गुड्स। वहां पे तैयार कपड़ा तैयार हो गया, या जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो तैयार हो गया, और फिनिश्ड गुड्स वापस से कहां आएगा? इंडिया आएगा। और इंडिया के गांव देहातों में वो पहुंचेगा बेचने के लिए। तो यहां से कच्चे माल की सप्लाई, भारत को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना और वहां के फिनिश्ड गुड्स को भारत में बेचना, वहां के तैयार माल को भारत में बेचना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य रहा रेलवे के विकास के लिए। इसको बहुत शॉर्टकट में हमने समझाने की कोशिश की। आशा है ये समझ में आ गई होगी बातें कि रेलवे का विकास करने के पीछे तर्क ये है कि भारत के अंदर के क्षेत्रों से कच्चे माल की सप्लाई करना इंग्लैंड तक, और वहां से फिर तैयार माल को लेकर के और गांव देहातों तक अपने माल को पहुंचा देना, बेचना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य था, व्यापार था। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, फॉर मिलिट्री एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूं है, चलिए। What are the main reason for the growth of money lenders class during the British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान साहूकार वर्ग, ये साहूकार वर्ग कौन था? जो शोषक वर्ग था। कौन था? ये शोषक वर्ग था, एक्सप्लॉयटर वर्ग था। और ये साहूकार वर्ग गांव देहातों में ये बहुत प्रमुख रूप से उभरा, कारण कि ये जो है गांव के, ये कौन थे? ये गांव के बड़े किसान और गांव के छोटे व्यापारी या वहां के व्यापारी थे, जो वहां के लोकल व्यापार पर एकाधिकार रखते थे। स्थानीय व्यापार पर एकाधिकार रखने वाले ये व्यापारी थे और बड़े किसान थे। स्थानीय व्यापार पर एकाधिकार रखने वाले बड़े किसान थे, या वहां का जमींदार भी हो सकता है। साहूकार वर्ग महाजन वर्ग था। महाजन वर्ग ये जो लोन सप्लाई करते थे, ऋण देते थे किसानों को। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि भाई इन्हें इन्हें ये इस वर्ग की का उद्भव क्यों हुआ? इस वर्ग का एवोल्यूशन क्यों हुआ? कहां से ये वर्ग निकल के आया जो साहूकार वर्ग था? तो ऑप्शन था क्रॉप फेलियर ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की विफलता। तो फसल की विफलता कोई नई बात तो थी नहीं। अंग्रेजों के आने के पहले भी, मुगलों के समय में और मुगलों के पहले दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के पहले मुगलकालीन जो छोटे छोटे राज्य थे उनके समय में, या उसके पहले हर्षवर्धन के काल में, उसके पहले गुप्त के काल में, उसके पहले मौर्य के काल में, यह हमेशा से होता रहा है क्या? प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों की बर्बादी। तो इस कारण से साहूकार वर्ग निकल के आए, इसका कोई तुक नहीं बनता। लोगों का खर्चीला स्वभाव, भारतीय लोग इतने खर्चीले नहीं थे। अरे सत्तू और प्याज खा लेने वाले लोग हैं हमारे किसान वर्ग थे, जो खेतों में खेती कर रहे हैं और उन्होंने वो क्या ले गए अपने साथ खाने के लिए? सत्तू और प्याज लेकर के चले गए, मिर्च लेके चले गए, नमक लेके चले गए, अचार लेके चले गए और वहीं खा लिए और खेती कर रहे हैं। हमारे किसान खर्चीले वर्ग खर्चीले नहीं थे। तो ये तो कतई नहीं होगा। किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, यही तो मैं खोज रहा था। डिमांड फॉर द मोर लैंड रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स। जब किसानों से अधिक रेवेन्यू मांग की जाएगी अंग्रेजों द्वारा, तो उसकी पूर्ति हेतु वो लोन लेंगे और कर्ज की जाल में फंसते चले जाएंगे साहूकार वर्ग के यहाँ।
इस साहूकार वर्ग के एवोल्यूशन में, उद्भव में अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये साहूकार वर्ग एक तरह से अंग्रेजों का समर्थक वर्ग था। इसके पीछे कई सारी बातें, यहाँ पे मेन बात निकल के आ गई कि राजस्व मांग ज्यादा थी, और राजस्व मांग ज्यादा होने के कारण कई बार फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो क्या होता था, उन्हें ऋण चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों की सहायता लेनी होती थी, जिसके बदले साहूकार उनका घर, जायदाद, जमीन सब गिरवी रख लेता था और एक वक्त में सब कब्जा भी कर लेता था। जुडिशियल सिस्टम आ ही चुका था, वो कचहरी के माध्यम से अपने पक्ष में निर्णय करवा करके उस किसान के सभी जायदादों पर कब्जा कर लेता था। देखेंगे 1875 में दक्कन में दंगा स्टार्ट होगा, और उस दंगा में सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, किसानों का कर्ज में फंसना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती मद्रास में शुरू हुआ, ठीक है, ऑप्शन ये सही है। अस्थाई बंदोबस्ती बॉम्बे में चालू हुआ, नहीं, बॉम्बे में यही रैयतवाड़ी चालू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्ती तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, गाजीपुर खंड, इन क्षेत्रों में। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सुमेलित नहीं पूछ रहा था, ये सुमेलित नहीं है, तो बी, हम बी के साथ जाएंगे। महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, इन सब क्षेत्रों में, उत्तर भारत में ये लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, तालुकदारी बंदोबस्ती बॉम्बे में लागू किया गया था, ये सही है। ये सही नहीं है, अस्थाई बंदोबस्ती बॉम्बे, ये अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल है। तो हमारा बी आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कुछ यूं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द जमींदार शेयर इन द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर द न्यू सेटलमेंट वाज। नई बंदोबस्ती के तहत एकत्रित भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा था। जब ये हुआ कि जमींदार बिचौलिए के रूप में किसानों से राजस्व वसूलेंगे, ऐसे तो जमीन का मालिकाना किसानों के पास ही है परमानेंट सेटलमेंट में। अस्थाई बंदोबस्ती में जमीन का मालिकाना किसके पास है, किसानों के पास ही है। लेकिन सॉरी, जमींदारों के पास है, लेकिन इसमें जो राजस्व की वसूली की जा रही है जमींदारों द्वारा किसानों से, उसमें उनका कमीशन फिक्स कर दिया गया। और ये कमीशन कितना था, तो यदि 100 रुपया वसूलेंगे तो उसका 11% और ये हो जाएगा 89%। एक तरह से 1/11 और ये हो जाएगा 10/11। ठीक है, तो 1/11 ये हो जाएगा जमींदार का हिस्सा। क्या हो जाता है, हो जाएगा जमींदार का हिस्सा, और ये हो जाएगा कंपनी का हिस्सा या अंग्रेजों का हिस्सा, कंपनी का हिस्सा या कंपनी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि 1/11 उनको मिलता था। ऑप्शन क्या है, सी, 1/11। भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा कितना था, 1/11। 11वां हिस्सा जो है, 11 में से एक हिस्सा जो है वो किसका था, वो जमींदारों का हुआ करता था। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा कि कितना हिस्सा जमींदारों का था, 1/11, और 10/11 किसका था, कंपनी का था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल क्रिएटेड 2 क्लासेस। है ना, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती से 2 वर्ग का निर्माण हुआ। एक, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, एक जमींदार और एक किसान। ऐसा तो नहीं है, ये पहले से व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था में बदलाव किया अंग्रेजों ने, और इस बदलाव के कारण एक और ऑप्शन सी देखे, जमींदार और कृषिदास, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कृषिदास, अनुपस्थित जमींदार और असामी, ये भी सही नहीं है। शोषक और शोषित, है ना, द एक्सप्लॉयटर्स एंड एक्सप्लॉयटेड, एक शोषक वर्ग है जो शोषण करता है, और एक शोषित वर्ग है जिसका शोषण होता है। तो शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, यही 2 वर्गों की उत्पत्ति हुई इसमें, अस्थाई बंदोबस्ती में। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। आंसर बी हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 द जमींदार्स वर required to issue patta to the farmers which were not issued by the many of the zamindar. The reason was 1793 के अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदारों को, किसानों को पट्टा जारी करने की आवश्यकता थी, जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किया गया था। क्यों, क्योंकि अब मैंने बताया भी था कि उनके ऊपर कोई क्या नहीं था,
उनके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं था, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया था कि नहीं आपको पट्टा लीज पर देकर के उसकी सारी कागजात तैयार करिए और हमारे पास भेजिए, हम देखेंगे कि इन किसानों को कितना जो है पट्टा जमीन पे जमीन मिला हुआ है। तो यहाँ पर जमींदारों पर किसानों का भरोसा था, किसानों को तो किसी कीमत पे जमींदारों पर भरोसा नहीं था। ऐसे उनको माई बाप हुजूर मानते थे अपने माँ बाप के तौर पे, लेकिन ये किसानों का भरोसा नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी नहीं, ये रैयतवाड़ी वाला व्यवस्था में ब्रिटिशों की जिम्मेवारी थी, वो रैयतों को जमीन पट्टे पर दे, परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था। और जमीन किसानों को पट्टा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। ये कैसे हो सकता है कि किसान खेती करना है और उनको पट्टा पे जमीन चाहिए ही नहीं? खेतीहर मजदूर कौन बनना चाहता है? भूमिहीन किसान कौन बनना चाहता है? सबके पास जमीन हो तभी तो वो किसानी करेगा। तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं था, ये ऑप्शन सही है। देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, कोई आधिकारिक रूप से जमींदारों की जांच नहीं की गई, उन्होंने किसानों को पट्टे पर जमीन दिया है या नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुछ ये, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है the staple commodities of the export by the English East India Company from the Bengal in the middle of the 18th century, है ना? 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली वस्तु, बंगाल से किन वस्तुओं की निर्यात की जा रही है, कहां पे? यूरोप में और अपने राष्ट्र देशों में। तो पहला है रॉ कॉटन, कच्चा कपास, ठीक है। उसके बाद जो है कपास, रॉ कॉटन, तिलहन, तिलहन तो नहीं, किसी तिलहन कहां से करेगा? और बंगाल से कच्चा कपास की जाती थी, बहुत थोड़े मात्रा में, ज्यादा कपास की जो है पैदावार जो है वो दक्कन के क्षेत्रों में होती थी। अफीम होती थी, अफीम भी होती थी। बंगाल, खासतौर पे बिहार, हमारा याद रखिएगा, बिहार दो चीजों के लिए बहुत फेमस था। अंग्रेजों ने और बाकी यूरोपियन देशों ने बिहार से दो चीजों का बहुत ज्यादा व्यापार किया, और ये व्यापार जो है वो एक था अफीम का और दूसरा शोरा का, और बाद में चल के नील भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना रोल अदा करेगा, तो नील की भी खेती यहाँ पे होगी। लेकिन अफीम और शोरा सबसे ज्यादा फेमस था बिहार उसके लिए। तो चीनी नहीं, कतई नहीं, चीनी की आवश्यकता। नमक, नमक तो वो लेकर बना करके यहाँ पे बेचते थे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तांबा चांदी, अरे तांबा चांदी यहाँ से नहीं जाता था, वो लेकर के आते थे हमारे यहाँ तांबा चांदी। बाद में जब यहाँ पे शासक वर्ग के रूप में वो बन जाएंगे तो फिर वहां से लाना बंद कर देंगे और यहीं के आय से वो अपना सारा सामान खरीद रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। कपास सही है, रेशम सही है, शोरा सही है, अफीम सही है, ऑप्शन डी के साथ जाइए। कपास भी ले जाते थे यहाँ से, रेशम भी ले जाते थे, शोरा भी ले जाते थे जिसको सॉल्ट पीटर कहा जाता है, और ओपियम भी ले जाते थे। ओपियम मतलब अफीम, अफीम यहीं का अफीम वो सुहा सुहा के चाइना के लोगों को नशेड़ी बना दिया। यहीं का अफीम यहां से क्या ले जाते थे? यहां से देखो जी, ऐसे कुछ व्यापार ये करते थे, ऐसे कुछ ट्रायंगुलर, ये इंग्लैंड से ये क्या लाते थे? यहाँ पे बुलियन लेके आते थे। बुलियन मतलब सोना चांदी, इंडिया लेकर के आते थे। और इंडिया से क्या लेते थे? माल अफीम लेते थे। अफीम कहां लेके जाते थे? चाइना लेके जाते थे। और चाइना में अफीम अफीम बेच के यहां से क्या लेते थे? चाय, टी। चाय जो है वो फिर इंग्लैंड ले जाते थे। तो इनको चाय के लिए, टी के लिए कहां पे, किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता था? चाइना पे। बाद में चल के चाय के प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन में जो जब इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा तो देखेंगे 1839 में पहली चाय कंपनी खुलेगी असम में, और वहां पे चाय बागानों की स्थापना शुरू होगी। वो अलग चीजें हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अफीम की भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोरा भी कर रहे हैं, रेशम भी कर रहे हैं, कपास भी कर रहे हैं। हमारा डी ऑप्शन सी होगा, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिकली वन ऑफ द, ओके, तो यहां पे क्वेश्चन है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश शासन का कई सारा परिणाम है, कई सारे परिणाम है।
इतना ज्यादा निगेटिव परिणाम है कि हम क्या बताएं। लेकिन हम सारे पक्षों पर हम बात करने के हालात में इस वक्त नहीं है। पता चला कि 3 घंटे का लेक्चर सीरीज वही हो गया। हम अभी सिर्फ यहां के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, अरे बाप रे, शासन करना शुरू करेंगे और यहां से निर्यात स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब 1700 ईस्वी के बाद से 1700 ईस्वी के बाद से अंग्रेज इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं का एक तरह से विरोध शुरू हो जाएगा। वहां पे डेफे नाम के एक बड़े लेखक है, उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा कि इंग्लैंड के घर घर में और यहां तक कि बेडरूम में भी भारतीय कपड़े घुस गए हैं, भारतीय वस्त्र घुस गए हैं। ये क्रिटिकली उन्होंने एक तरह से आलोचना किया कि भाई क्यों हमें भारतीय कपड़ा यूज करना। तो 1700 ईस्वी के बाद से वहां की सरकारों ने भारतीय वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाना शुरू कर दिया और हर माने ये मान के चलिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय वस्त्रों का इंग्लैंड में और यूरोप में घुसना बंद हो गया। तो एक तरह से और उल्टा हुआ, वहां के तैयार चीज यहां पर बिकना शुरू हो गई। यहां की जो चीज है वहां पे, अब एग्जाम्पल हम देते हैं कि उन्होंने अपने वस्तुओं पर, जब इंग्लैंड से जब भारत में कोई सामान आता था उस पे मात्र 2.5% का इन्होंने इंपोर्ट टैक्स लगाया था। जबकि यहां से जो सामान जा रहा है इंग्लैंड बिकने के लिए, उस पर उन्होंने 15% का टैक्स लगा के रखा था, इंपोर्ट ड्यूटी। बताइए कितना भेदभाव था भारतीय वस्त्रों के साथ। और 1850 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि इतनी हाई टैरिफ कर दी गई, इतना दर बढ़ा दिया गया आयात शुल्क का कि वहां पे के लोग चाह के भी भारतीय वस्त्र नहीं खरीद सकते थे। 1760 में एक लेडी के पॉकेट से रुमाल निकल गया, भारतीय रुमाल, और उस पे 200 पाउंड का जुर्माना ठोक दिया गया कि भाई ये आप भारतीय वस्त्र रखी क्यों है। क्यों? क्योंकि 1720 में ही एक वहां पे रेगुलेशन पास करके ये नियम बना दिया गया कि कोई रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, रंगीन कपड़े, छींटदार कपड़े को नहीं पहनेगा जो भारत से आया हुआ है। बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल वहां पे कर दी गई। तो एक तरह से यहाँ पे भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, ये तो सरासर गलत है। इन्होंने तो साजिशन, इन्होंने तो कॉन्स्पिरेसी करके भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद किया। इन्होंने कॉन्स्पिरेसीज करके भारतीय हस्तशिल्प को तबाह कर दिया ताकि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और वहां के तैयार माल यहाँ पे पूरे मार्केट में छा जाए। और क्योंकि हैंडमेड जो वस्तुएं थी वो महंगी थी और वहां से जो वस्तुएं आ रही हैं वो सस्ती थी, क्योंकि वो मशीन द्वारा बनी हुई है तो वो सस्ती होती थी। और इंडियन लोगों ने भी यही किया, उन्होंने सस्ती चीजों को अपनाना शुरू कर दिया और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई। भारतीय स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि हुई नहीं, ये तो 18वीं शताब्दी के एक तरह से 18वीं शताब्दी नहीं कहेंगे, 19वीं शताब्दी कहेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जाकर के यहाँ के धनिक वर्गों ने इंडस्ट्री में घुसना शुरू किया, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। यहाँ के धनिक वर्ग भूमि में बड़ा रुचि रखते हैं। आज भी देखेंगे हम, थर्ड टायर जो शहर हैं, जो छोटे शहर है, वहां पे जमीन खरीदना, वहां पे घर बनाना, घर के ऊपर घर बनाना, घर के ऊपर घर बनाना, घर के ऊपर घर बनाना, और सबको किराए पे लगाना, बड़ा सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन नहीं है वहां पे। वहां पे लैंड में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा फैशन है ना। तो उस समय भी धनिक वर्ग क्या करते थे, उनको भूमि में ज्यादा रुचि थी, वो अपने पैसे को भूमि में जगाते थे, ना कि वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में लगाते थे। तो संख्या में ये कतई नहीं, बहुत बाद में चल के होगी। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, ये सही हमारा, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब ब्रिटिश शासन पूर्णतः स्थापित हो गई, तो देखिएगा 1700 जो है 50 के बाद से औद्योगिकरण की आंधी आई, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आंधी आई, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की आंधी में भारत के इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और यहाँ के कृषि को भी तबाह कर दिया। जो कृषि भारत में आजीविका के लिए की जाती थी, यहाँ पे खाद्यान्न पैदा करने के लिए की जाती थी, गेहूं, धान, इन सब फसलों के लिए, उन कृषि का स्वरूप बदल गया। अब यहाँ वहां की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए कपास,
नील और बहुत सारे दूसरे चीज जो है सप्लाई करने के लिए इन्होंने संपूर्ण कृषि का स्वरूप बदल दिया और यहाँ पर अब नगदी फसल कैश क्रॉप्स का ज्यादा मांग होने लगा और खाद्यान्नों की कृषि कम होने लगी और कैश क्रॉप नगदी फसल ज्यादा होने लगे और जानबूझ के जबरदस्ती उगाए भी जाते थे कि नहीं तुमको करना है, इसी की खेती करनी है, यही खेती करके तुम हमको दो, तुम खाद्यान्न। इसके कारण से देखिएगा खाद्यान्न की कमी होगी और भारत में लगातार अकाल आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो है फोकस चला गया कॉमर्शियल क्रॉप्स पे, है ना, व्यवसायिक क्रॉप्स पे, ऐसी फसल जहां जो पैसा दे रही है और खाद्यान्न का उपज कम हो गया और लोग भूखे मरने लगे, अकाल आने लगा। समझ में आया आई होगी ये बात। तो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, भारतीय शासन के अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 13 का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द सक्सेसिव स्टेज ऑफ द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्रमिक चरणों में सूत्रपात कितने किया? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स होंगे। कार्ल मार्क्स ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण का जो है सूत्रपात किया। भारत के भारतीय इतिहासकारों में अगर किसी का नाम लेंगे तो रजनीपाल दत्ता, रजनीपाल दत्ता ने अपनी पुस्तक में भारतीय उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। उपनिवेशवाद, कभी उपनिवेशवाद के डिफिनेशंस पे हम चलेंगे, अभी वक्त नहीं है उपनिवेशवाद के डिफिनेशंस को समझने के लिए क्योंकि बहुत हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भारतीय उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने प्रथम चरण जो है वो वाणिज्यिक कमर्शियल जो है वो पूंजीवाद बताया है, जो 1600 से ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक रहा। दूसरा चरण जो है 1757 से 1813 ईस्वी तक रहा। पहला चरण जो है 1757 से 1813 ईस्वी तक रहा। दूसरा चरण 1813 से 1857 ईस्वी तक रहा और तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद। ये कौन सा पूंजीवाद रहेगा? वित्तीय पूंजीवाद 1857 से 1947 तक रहेगा। तो 3 चरणों में इन्होंने उपनिवेशवाद को कैटेगराइज किया है, इसको बस इतना समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो पहली बार जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का सूत्रपात किया वो कौन थे? कार्ल मार्क्स साहब थे, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ यूं कि Who said British rule is a river of blood coming out of India? किसने कहा ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाली खून की नदी है? ये कहा है दादा भाई नौरोजी ने। ये कहा है दादा भाई नौरोजी ने कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाली खून की नदी है। इसके अलावा एक और शब्द है ब्लीडिंग प्रोसेस, जो ब्लीडिंग प्रोसेस है ना, ब्लीडिंग प्रोसेस। भारत में ब्रिटिश शासन के जो उपनिवेशवाद के चरण हैं उनमें जो प्रोसेस है वो ब्लीडिंग, इसको इस शब्द का यूज किया गया है कार्ल मार्क्स ने। इस शब्द का यूज किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। जो आर्थिक शोषण है भारत में, ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण, भारत का ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण, कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे सकूं। आर्थिक शोषण को कार्ल मार्क्स ने कौन से शब्द की संज्ञा दी है? ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी है और इसको कार्ल मार्क्स ने कहा। तो पूछ दे कि भारत में ब्रिटेन के आर्थिक शोषण को ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। और ये स्टेटमेंट अगर पूछ दे कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाली खून की नदी है, किसने कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन अब आजकल आने लगे हैं। कथन, सीडीपीओ का पिछले बार एग्जाम हुआ था, कथन के क्वेश्चन इतने आए थे कि बच्चे परेशान हो गए थे कि भाई ये प्रश्न पूछ कहां से रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the reason for the decline of the textile industry in the Bengal in the 18th century? 18वीं शताब्दी में बंगाल में कपड़ा उद्योग के पतन के निम्नलिखित कौन से कारण थे? बंगाल में कपड़ा उद्योग, इसको बहुत, ये आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न के साथ हम लोग अगले क्वेश्चंस को अगला पार्ट जो है कल लेकर के आएंगे और उसके बाद जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन उसी में हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे बंगाल के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद किया अंग्रेजों ने। उनको समझने के बाद ही जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अभी हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट। कहीं नहीं, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता तो अति उत्तम था,
इसमें तो कहीं किसी कीमत पे पूरे विश्व में डिमांड थी, तो हम तो इसको मानने से रहे कि ये हो सकता है, कतई नहीं, ये नहीं हम स्टेटमेंट मानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी घट गई है। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। भाई हमारे यहाँ कच्चे माल कभी अनुपलब्ध नहीं रहे, हमारे यहाँ कच्चे माल भरपूर रहे हैं, हमारे यहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग कच्चे माल की सप्लाई, यहाँ तक कि हम तो अंग्रेजों को भी सप्लाई करना शुरू कर चुके थे। तो अनुपलब्धता नहीं कहेंगे, हाँ ये जरूर कहेंगे कि इंडियन लोगों के लिए कच्चे माल महंगे जरूर हो गए थे, इंडियन कारीगरों के लिए। ब्रिटेन के निर्यात पर उच्च टैरिफ दर। तो चलिए, भारत से ब्रिटेन को जो चीजें जाती थी उस पर उच्च टैरिफ दर, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे वहां से आने वाली सामानों पर हमने टैरिफ दर, अंग्रेजों ने टैरिफ जो है रेट कम रखा, इंपोर्ट ड्यूटी कम रखा, जबकि यहां से जो सामान वहां पे जा रही थी उनकी ड्यूटी जो टैरिफ ड्यूटी जो है, टैरिफ जो टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कम दोगुना तक कर दिया गया। एक वक्त में आकर तो दोगुना, मतलब 1 रुपए का सामान 2 रुपए, 2 रुपए का सामान 4 रुपए, 4 रुपए का सामान 8 रुपए में बिक रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके दोगुना तक कर दिया गया टैरिफ दर। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। कारीगरों की अनुपलब्धता, भरपूर कारीगर हमारे बंगाल में रहे हैं, एक से एक टॉप क्वालिटी के कारीगर रहे हैं, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ये भी होगा। ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दर, हाई टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में जाने वाली वस्तुओं पर हम इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दी, तो ब्रिटेन में और यूरोप में सामानों का डिमांड कम हो गया, और सामान डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कारीगरों की कम आवश्यकता पड़ेगी, और कारीगरों की कम आवश्यकता पड़ेगी तो कारीगर क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होने के बाद कारीगरों ने खेती अपना ली, और इससे कृषि पे भी बोझ बढ़ता चला गया। इसको और डिटेल में हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले क्वेश्चंस को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आएगा। इसके साथ ही मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, जम के लाइक करिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, बस लाइक का बटन दबा देना है और वो आपसे नहीं होता, ये आलसीपन नहीं चलेगा, करिए आप लोग, है ना। और साथ ही साथ नए जो छात्र हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे हमेशा। और साथ ही साथ शेयर करिए अपने सोशल मीडिया पे भी, जो हैंडल है आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, और जो भी आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे आपको टैग करके, लेवल अप बीपीएससी को टैग करके आप वहाँ पे जो है इसको शेयर करिए। आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी, और हर सब्जेक्ट की ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन मोड में रखिए। तो ओके, इसके साथ ही लेता हूँ आज के लिए विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय योर वीडियो। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।